हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने स्पेशल्स आरआरबी एनटीपीसी का कुछ सम इम्पोर्टेंट्स मैथ्स लेकर आया है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आने वाला जो एग्जाम है एनटीपीसी का उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखिएगा और हमेशा 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अगर इस वीडियो से इस चैनल से कुछ नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। कितना दिनों में करते हैं? 7 दिनों में करते हैं। अकेला एक्स उस काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को अकेला वाई कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी कहने का मतलब है कि अगर एक्स और वाई किसी काम को समाप्त करता है 7 दिनों में तो अकेला वाई जो है एक्स जो है उस काम को 14 दिन में समाप्त करेगा, तो अकेला वाई उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ये आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा अगर एक्स प्लस वाई किसी काम को अगर P दिन में करता है और एक्स अकेला उस काम को Q दिन में करता है तो वाई अकेला उस काम को करेगा P गुने Q और बट्टा Q माइनस P। यह आपका ट्रिक हो जाता है, Q गुने P बट्टा Q माइनस P। तो ये क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से बताएंगे। जैसे मान लिया y का निकालना है तो हम क्या करेंगे, y बराबर 14 गुने 7 बट्टा 14 माइनस 7। तो 14 गुने 7 बट्टा डायरेक्ट 7 करेंगे, 7 से 7 कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 14 दिन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको आप देखिए कैसे, अगर एक्स वाई किसी काम को 7 दिन में करता है और एक्स अकेला उसे 14 दिन में करता है तो वाई अकेला कितना दिन में करेगा? तो वाई का डायरेक्ट निकालेंगे हम तो 1 बट्टा 7 माइनस 1 बट्टा 14 ज्ञात कर देंगे, यहाँ से आपको निकल जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहा है क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? इस प्रकार से क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है या किसी पुल को पार करता है या किसी सुरंग को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दी जाती है। ठीक है, अगर वही रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करता है या किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी, तो मान लिया जाए कि आपका रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं। तो एल मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको समय जो देता है 15 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, तब कहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी एल लंबाई की रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड और वही रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ आप जो लंबाई जो है आपका जुड़ जाएगा तो एल प्लस कितना हो जाएगा? 62, एल प्लस 162 और बट्टा 18, यानी एल प्लस 162 और 18 दूरी बट्टा समय आपका चाल को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ बराबर एल प्लस अभी कितना हो जाएगा? 120 बट्टा 15। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से निकलेगा। अगर इसको 3 से काटेंगे तो 6 बार में और 3 से काटेंगे तो 5 बार में। 5 से गुना करेंगे एल में तो 5 एल प्लस 62, 162 गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 16 5 80 और 1 81 और 6 एल यहाँ हो जाएगा और 6 गुने 12 करेंगे 0, 6 दूनी 12 के 2 और 6 1 7 72। अब क्या करेंगे, 6 एल में से 5 एल को घटाएंगे हम
तो 6L में से 5L को घटाएंगे तो सिर्फ आपका L बचेगा, बराबर 810 में से 720 को घटा देंगे तो आपका आंसर जो बचेगा 0, 9, 2, 11, 90 मीटर। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी सो 90 मीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। रेलगाड़ी से कॉन्सेप्ट से है। रेलगाड़ी से कुछ कॉन्सेप्ट्स और है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार से हल कीजिएगा। जैसे देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी इस दिशा में जा रहा है और उसके समांतर रेलगाड़ी अगर इसी दिशा में, जिस दिशा में जा रहा है उसी के बगल से एक रेलगाड़ी और क्रॉस कर रही हो, ठीक है, अगर इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है तो यहाँ टोटल लंबाई आपका जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा होगा, दोनों लंबाई को जोड़ दिया जाता है। अगर इसकी चाल V1 है और इसकी चाल V2 है तो टोटल चाल निकालेंगे तो इसमें से चाल घटा दिया जाता है। यानी अगर दो रेलगाड़ी की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो तो लंबाई को जोड़ा जाता है और चाल को घटाया जाता है। लेकिन अगर एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन से आ रहा है और एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है तो आपकी टोटल लंबाई जो होगा L1 प्लस L2 होगा। और अगर इसकी चाल V1 है, इसकी चाल V2, तो चाल आपका V1 प्लस V2 होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आते हो तो दोनों इसकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है और उसमें चाल को भी जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में लंबाई को जोड़ा जाता है और एक डायरेक्शन में जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो चाल को घटाया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बेलनाकार से, ठीक है, कहता है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है, और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। या इसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी कहने का मतलब है कि एक बेलनाकार स्तंभ है, यह आपका बेलनाकार स्तंभ है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया है 264 वर्ग मीटर। तो बेलन से संबंधित कुछ फॉर्मूला होते हैं जो से देखिए, ये आपका आर होता है, ये आपका ऊंचाई होता है। तो बेलन से संबंधित पहला जो फॉर्मूला होता है, अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच होगा, और दूसरा इसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। और तीसरा जो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर होगा क्षेत्रफल तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये आपका तीन फॉर्मूला माइंड में आप रखिएगा। अगर आपके आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है एक प्रकार का सर्कल होता है, यानी वृत्ताकार होता है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर बेलन का आधार का परिमाप पूछता है तो वृत्त का परिमाप जो होता है 2 पाई आर, वही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका दिया गया है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ आपका कितना है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर 264 मीटर स्क्वायर, और यहाँ आपका आयतन दिया गया है 924। तो आयतन आपका कितना है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये दो समीकरण से आप एच का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको किस प्रकार से निकालिएगा? तो हम क्या करते हैं कि अगर इसमें हम इतना से डिवाइड देते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पाई आर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 264 बट्टा 924। अब यहाँ आप काट सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल होगा और पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं। जब इसको आप 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 एकम 2, 32 दूनी के 64। ठीक है, अब आपको 132 से 924 में भागा देना है, तो आप इसको 7 बार में काट सकते हैं। 7 दूनी 14 के 1 और फिर 7 21 1 22 और 7 एकम 7 और 7 2 9। ठीक है, तो आपका आर का जो वैल्यू होगा 7 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। और हमको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो जब आपका आर का वैल्यू निकल गया तो आप किसी में आर का वैल्यू को बैठा के एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आपका 2 पाई आर एच है, तो 2 पाई आर एच आपका क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो आप 2 गुने पाई का वैल्यू 22 बटा 7
आर का वैल्यू आपका 7 है और एच आपको निकालना है, जबकि दिया गया है 264 लिख देंगे। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 32 दूनी के 64। अब 22 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। एच बराबर कितना आंसर होगा, 6 मीटर। यानी बेलन का जो स्तंभाकार जो होगा उसका ऊंचाई कितना होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 4284 तथा 34 है। उनमें से एक संख्या आपका 204 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरी संख्या जो भी आपका आएगा आपको ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको एचसीएफ और एनसीएफ का आर.एस. अग्रवाल का लगातार क्लास में आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम आपका दिया गया है 4228 और एचसीएफ दिया गया है 34 बराबर पहली संख्या आपका 204 है, तो दूसरी संख्या b को मान ले रहे हैं। ठीक, आपका दूसरी संख्या b है, तो आपका b का जो वैल्यू आएगा वही आपका दूसरी संख्या होगा। तो आप इसको कैंसिल कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम काटते हैं 4 से, तो 4 पचे 20 और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 7 चौं 28 और 4 एकम 4। ठीक है, 51। तो 17 दूनी के 34 और 17 तिया 51 होगा, और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, आपका 1 बचेगा नहीं 16, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। आप 357 गुने 2 कीजिएगा तो 7 दूनी 14 के 4 और 5 दूनी 10 और 11 और 3 दूनी 6 1 7, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 714 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 714। तो ठीक है, आज का जो ये क्वेश्चंस बताएं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन था। आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। आपका पांचवा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति को 144 रुपया में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। उस घड़ी को 15% लाभ के लिए कितनी भी बेचनी होगी। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है, यानी एक घड़ी आपके पास है और उसको बेचने पर आप उस घड़ी को 144 रुपए में बेच रहे हैं और अब 10% की हानि होती है। अगर उसी घड़ी को कितना में आप बेचिएगा ताकि 15% का लाभ होगा। यानी फर्स्ट क्रय मूल्य आपका दिया गया है, फर्स्ट विक्रय मूल्य दिया गया है और फर्स्ट सेकेंड विक्रय मूल्य निकालना है। तो एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस 100 बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट। अगर माइनस होता हानि होता तो विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि %। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है 144 रुपया में बेच रहा है, तो आपका 144 गुने 100 बट्टा 10% की हानि होगा तो नीचे आपका 90 होगा। ठीक है, अब उस घड़ी को कितना में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य गुना 15% लाभ होगा, तो 100 बट्टा कितना होगा 115। अगर 10% की हानि होती है तो 90 होगा और 15% के प्रॉफिट होगा तो 115 होगा। आपका 100 से 100 कैंसिल होगा। ठीक है, और फिर इसको 5 से काटेंगे, 18 पचे 90 और 5 से काटेंगे 23 पचे 115। ठीक है, 18 से इसको काटेंगे 9 से 9 दूनी 18 और 16 9 44 और 2 से काटेंगे 8 बार में, तो आपका विक्रय मूल्य बराबर जो होगा 8 गुने 23 होगा। तो 8 के 24 के 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 17 1 18। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 184 होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से कुछ फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, और उस फॉर्मूला को नोट्स कर सकते हैं बुक में। जैसे आपको क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस % कर सकते हैं, 100 माइनस लॉस। ठीक है, दूसरा अगर विक्रय मूल्य निकालना है आपको तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % या माइनस लॉस % बटा 100। ठीक है, अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और एक आपका अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंकित मूल्य आपका क्या होता है, जैसे कोई किताब पे जो लिखा हुआ मूल्य होता है, प्रिंटेड मूल्य आपका जो होता है अंकित मूल्य होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में बात करता है तो डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो आपको अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए एक मार्केट में एक बुक है जिसका दाम 100 रुपया MRP है, तो MRP जो ये हुआ आपका अंकित मूल्य हुआ। अगर इस पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो आपका 80 रुपया में जो खरीदी गया वो आपका 80 क्या हुआ
क्रैमुल हुआ, ठीक ना। तो एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको लाभ या हानि की चर्चा होता है वह आपको क्रैमुल पर ही डिपेंड करता है, उसको आप कितना में खरीदे हैं, ठीक ना, उसी पर डिपेंड करेगा। और जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो आपको अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा आप लोगों के पास, क्योंकि आप ये माइंड में रख लीजिए अगर डिस्काउंट देना है तो क्रैमुल पे मत दीजिए, एमआरपी पे दीजिए डिस्काउंट, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपका सीपी पर होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का 6 क्वेश्चन देखिए, आज का 6ठा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से। कहता है किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में 3 अनुपस्थित थी, यानी आपके पास एक कक्षा में 38 लड़की है, उसमें से 3 लड़कियां जो है अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है, और बची हुई शेष, तो बची हुई आप निकाल लीजिएगा। आपके पास टोटल 38 में से 3 घटा दीजिए, तो आपके पास कितना बचा, यानी आपके पास जो गर्ल्स बचा आपके पास 35 बचा। तो बची हुई गर्ल्स में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, यानी होमवर्क नहीं बनाया, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 20% लड़की जो है गृह कार्य नहीं किया होगा तो शेष आपका गृह कार्य किया होगा, यानी शेष जब भी प्रतिशत के बाद आता है तो 100 में से आप घटा दीजिए। तो 20% गृह कार्य नहीं किया है तो 80% गृह कार्य किया होगा। तो 20% गृह कार्य नहीं किया तो आपका गृह कार्य कितना किया, तो 80% किया। तो आपका 35 का 80% कितना होता है, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट 35 गुने 80/100 निकालिए। 1 0 से 0 काटिए, 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10, 2 चौकी 8, 7 × 5 = 35 आपका होगा। कितना होगा, 35। तो आपके पास 35 ऐसे गर्ल्स होंगे जो टोटल आपका गृह कार्य किए होंगे। तो 35 का अगर 80% निकालते हैं तो आपका 35 नहीं होगा, सॉरी सच 28 होगा। कितना होगा, 28 होगा। 35 का 35 जो होगा 100% होगा, तो आपका 80% निकालना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 × 4 करने से 28 होगा, 28 आपका आंसर होगा, ठीक है। आप जो निकाल सकते हैं कि 35 का 80% कितना होता है, ठीक है। आज का ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का 7 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो बताएं कि काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रेलेवेंट में पूछे जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो सेशन चल रहा है आपका वो एनटीपीसी स्पेशल चल रहा है, ठीक है। तो इस काम को अगर बोलता है कि अगर एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है लेकिन 5 दिन किया, 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो आप सोचिए थोड़ा सा माइंड से कि 5 दिन के बाद छोड़ दिया तो वह काम कितना दिन किया, तो 5 दिन किया, ठीक है। तो कह रहा है कि ए किसी काम को और बी किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो बी 5 दिन किया और ए जो है पूरे दिन लगा रहा, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ 5 से काटेंगे इसको तो 15 हो जाएगा। तो आपका x/10 + 1/3 बराबर 1 हो जाएगा। तो x/10 बराबर 1 में से 1/3 को घटा देंगे, तो आपका 10x/10 बराबर 3 में से 1 जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो आपका जो x बराबर आंसर होगा 10 दूनी 20/3 होगा, 20/3, यानी 6.2/3 दिन में पूरा काम को समाप्त लगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि काम को पूरा कितने दिन और दिन लगेंगे, और मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा दिन लगा मतलब 5 दिन के बाद जो छोड़ा था वो एक्स्ट्रा दिन लगा। तो आपका टोटल काम 6.2/3 दिन में हुआ है, इसमें से 5 दिन और घटा दीजिए, तो आपका आंसर 1.2/3 दिन होगा, क्योंकि आपका जो आंसर होगा 1.2/3 दिन होगा। आपका टोटल काम जो हुआ सो 6.2/3 दिन हुआ, और 5 दिन जो बी करके छोड़ दिया था, तो और बी को छोड़ने के बाद कितना दिन लगा, तो शेष आपका हो जाएगा 1.2/3 दिन लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से एक बार। 90 किलोमीटर की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद मिलती है। यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी जो एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद मिलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति ज्ञात करें। तो ये आपका जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया गया है
मालगाड़ी की अगर गति हम मान लेते हैं, मालगाड़ी की गति, तो x किलो d, मालगाड़ी की जो मान लिया जाए कि हम गति मानते हैं, तो आपका d किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या v मान सकते हैं। इसका जो निकलेगा 90 माइनस भी निकलेगा, ठीक है। शेष जो निकलेगा आपका 90 माइनस भी निकलेगा। उसके बाद जो आपका कह रहा है कि यात्री गाड़ी जो है, यात्री एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने से 6 घंटा बाद, तो 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो आपका 6 भी दूरी तय करेगा, 4 गुने समय, और ये आपका 4 घंटा में पकड़ लेती है, तो 4 इंटू 90 माइनस भी हो जाएगा, यानी 4 गुने समय। दोनों को दूरी को इक्वल किए हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से इसका 2 बार में, तो 3v बराबर 9 दुनिया 18 180 माइनस 2 भी हो जाएगा। ये आपका 5v बराबर 180, तो v बराबर 180 बटा 5 हो जाएगा। ये काटेगा इसको, तो 5 तिया 15 और 3 बचेगा 6 पर 36, तो आपका आंसर होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार फिर से देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी से स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, ठीक है। तो 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति ज्ञात करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप 2 कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए। जैसे एक बराबर कॉन्सेप्ट कीजिए, 4 आपको मालगाड़ी की चाल को डी मानते हैं, भी मान लेते हैं, तो टोटल में से घटा देंगे तो आपका निकल जाता है किससे गाड़ी, यात्री गाड़ी की चाल। तो दोनों का अगर मालगाड़ी के खुलने के 6 घंटा बाद चलती है, तो मालगाड़ी 6 घंटा में कितना दूरी तय किया, और उसके बाद 4 घंटा में आपको पकड़ लेता है। दोनों को दूरी बराबर 4 गुने समय बराबर 4 गुने समय से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इस प्रकार से है। 9 आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, एक यदि अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 8 रुपया 80 पैसा में 3 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडे का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले आप एक अंडे का मूल्य निकालिएगा, उसमें आप 12 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका प्रति दर्जन अंडे का मूल्य निकल जाएगा। तो इसके लिए एक आप लोग को ट्रिक माइंड में रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी वस्तु का मूल्य में अगर वृद्धि करता है, तो खपत में ऑटोमेटिक कोई लोग कमी कर देता है, ठीक है। आप इस माइंड में दिमाग बैठा लीजिए। अगर किसी वस्तु का मूल्य में अगर वृद्धि हुआ तो खपत में कमी होगा, और अगर मूल्य में कमी हुआ तो खपत में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो इस अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, प्रतिशत बट्टा 100 प्लस प्रतिशत और गुने रुपया बट्टा मात्रा। अगर मान लिया वृद्धि बोलता है, तो प्रतिशत वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि और गुने रुपया बट्टा मात्रा, या एक फॉर्मूला होता है कि वृद्धि बट्टा 100 गुने रुपया बट्टा मात्रा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनेगा। कहता है कि अंडों का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें, तो पहले एक अंडा का निकालेंगे, तो 30 बट्टा 100 हो जाएगा, और गुने रुपया बट्टा मात्रा, तो रुपया कितना आपका है 7 रुपया 80 पैसा, मात्रा कितना है 3 है। या ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा, रुपया बट्टा मात्रा, हमेशा रुपया को ऊपर रखेंगे और मात्रा को नीचे रखेंगे, ठीक है। इसको हम बनाएंगे हम, तो आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर पॉइंट को 12 दर्जन का निकालना है, तो 7.80 बट्टा 10 गुने 12 करेंगे, ठीक है। आप बताइए, ये पॉइंट आपका आएगा, तो यहाँ 2 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि अब 12 से गुना कीजिए, कितना में 78 में, तो 78 गुने 12 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 12 गुने 8 के 12 96 के आपका 9 हो जाएगा, अब 12 84 और 9, तो 9 4 13 के 3 और 8 1 9, यानी 936 बट्टा 100 बराबर 9 रुपया 36 पैसा, यही आपका आंसर होगा एक दर्जन का, यानी प्रति दर्जन का, ठीक है। तो 12 से क्यों गुना किए, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, x के पावर अगर 5 दे दिया हो और प्लस x के पावर 6 बराबर 2 दिया है, तो x के पावर 201 माइनस 1/x के पावर 202 पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस को मैंने आप लोग को एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ाए हैं, और कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं। एल्जेब्रा का टोटल 15 वीडियो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप एल्जेब्रा का टोटल क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आप लोग का ट्रिक होता है कि अगर 5 6 इसका कोई रूल्स नहीं फॉलो करता है, लास्ट में 2 रहता है, तो x बराबर 1 लिया जाता है। तो 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 होगा,
फिर 1/1 के पावर 5 करेंगे तो 1, तो 1 1 जोड़ेंगे से कितना होगा 2। उसी प्रकार से इसमें हम एक x के जगह पर 1 बैठा देंगे कि अब यहाँ 1 के पावर 201 हो जाएगा, माइनस 1/1 के पावर 202, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आंसर होगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कितना प्राप्त हुआ 0। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, और रेलवे के खासकर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ आप लोग की। आज जो आज क्लास था एनटीपीसी का स्पेशल क्लास मैंने आप लोग को दे रहा हूँ, और ये आपका 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया था, मैं सेट से क्वेश्चन लेकर आया था आप लोगों के सामने। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।